Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will start lecture number 16 from the physics of second year. Today's video lecture consists of short questions from the chapter number 11, that is electrostatics. First 5 questions have been discussed in the last video lecture. Question number 6. In what region of the space is the potential due to a uniform closed sphere the same as that of a point charge? And in what region it differs from that of a point charge? Dear students, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से मैंने एक सफ़ियर बनाया है. ये बेसिकली इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है. आपसे क्वेश्चन ये किया गया है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सफ़ियर की वजह से किस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस तरह से होगा कि ये सफ़ियर उसके लिए पॉइंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, और किस जगह पे जो है पोटेंशियल इस तरह से होगा कि वो ये सफ़ियर पॉइंट चार्ज के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा. तो क्वेश्चन को देखिएगा, आंसर को देखिएगा. We know that V is equal to KQ over R. Consider a uniform closed sphere having a uniform charge distribution on its surface. Outside the charged surface, we assume a Gaussian surface. जैसे कि आपको ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है, ये बाहर की सरफेस की बात कर रहे हैं. अभी हम आउटसाइड द सरफेस जो है वो उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल को. तो हमने एक गाजियन सरफेस इमेजिन की. गाजियन सरफेस जो आउटसाइड सरफेस के लिए सफ़ियर के लिए है उसका रेडियस R1 है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द गाजियन सफ़ियर इज गिवन एज E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर. आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यही फार्मूला है. नेक्स्ट, सिंस V इज इक्वल टू ED, तो आप V1 आपके पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू ED होता है. तो जस्ट हम इस केस में पोटेंशियल को जो सरफेस से बाहर है उसको V1 से ज़ाहिर कर रहे हैं. तो E की आप वैल्यू पुट कर दें, V को रिप्लेस कर दें, V1 से E की वैल्यू जो आपने प्रीवियसली बताई है वो पुट कर दें. D की जगह पे R1, यानी कि आपका उस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे वो सफ़ियर मौजूद है. तो इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास V1 की वैल्यू ये आती है. और प्रीवियसली भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस स्लाइड में दोबारा देखिएगा. ये जो रेड लाइन से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, V इज इक्वल टू KQ ओवर R. बेसिकली दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. और अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देखते हैं, यहाँ पे भी जो हमारे पास आता है V1 इज इक्वल टू KQ ओवर R, ये बिल्कुल सेम उसी फार्मूले से मैच कर रहा है. तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है, so we conclude that outside the charge sphere the potential will be the same as that of a point charge. अब हम inside की बात करते हैं. Inside the charge sphere we assume a Gaussian surface of radius R2. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक छोटे रेडियस की हमने Gaussian surface इमेजिन की. जैसे ये है आपके पास, ये इस ग्रीन सफ़ियर के इनसाइड है. अब हम इनसाइड द सफ़ियर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी. अगेन E की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, KQ ओवर R2 स्क्वायर. जो रेडियस होता है वही हम पुट करते हैं. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं तो यहाँ पे Q का मतलब क्या है. Q का मतलब ये है बेसिकली द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस. ठीक है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गाजियन सरफेस. अब आपने इमेजिन किया उस गाजियन सरफेस को इनसाइड द जो है आपने ये जो ग्रीन कलर का सफ़ियर है उसके इनसाइड इसको अज्यूम किया है. इनसाइड जब आप अज्यूम करते हैं तो इनसाइड तो कोई भी आपको चार्ज नज़र नहीं आ रहा. जब कोई भी चार्ज नज़र नहीं आ रहा तो नेट चार्ज यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. जब चार्ज ज़ीरो है तो ऑब्वियसली E की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी. अगेन जब आप V इज इक्वल टू ED का फार्मूला पुट करते हैं V2 की जगह पे, तो ये आपके पास वही V2 ही आ गया. ये फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर टॉप पे है उसको हम दोबारा देख रहे हैं. E की जगह पे जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो E की वैल्यू ऊपर देखें ज़ीरो आई है यहाँ पे, तो आप E ज़ीरो पुट करेंगे तो V2 ज़ीरो आ जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड द चार्ज सफ़ियर पोटेंशियल
पोटेंशियल ज़ीरो है। तो पोटेंशियल ज़ीरो होने का मतलब ये है कि अब वो पॉइंट चार्ज के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर सफ़ियर पॉइंट चार्ज के तौर पर एक्ट करता तो उसके जो पोटेंशियल का फार्मूला था इट विल बी सच लाइक k/r1 k/r2, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन ये निकला, द चार्ज सफ़ियर so we conclude that outside sorry inside कर लेंगे इसको, outside को यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा, इस वर्ड को चेंज. So we conclude that inside the charge sphere the potential will not be the same as that of a point charge. Next question number 7, can the potential of a non-uniformly charged sphere be the same as that of a point charge? जी, प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में सिमिलरिटी काफ़ी है. वहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि जो सफ़ियर है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है. तो यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर में ये सफ़ियर नज़र आ रहा है, इसमें फिगर में इसमें बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपको खुद देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है. तो देखिएगा हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल की वैल्यू. सबसे पहले इन्होंने आपसे जो है ये एक गाजियन सरफेस आप इमेजिन करेंगे, कंसिडर गाजियन सरफेस ऑफ रेडियस r, ठीक है. तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज. तो फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करते हैं, ये EA आ जाता है. ये हमारे पास बाय डेफिनेशन फ्लक्स की वैल्यू आ गई. फिर हमने ऊपर ये जो 1/ε0 की ये गाज़िस लॉ के मुताबिक जो हमने इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है. और ए की वैल्यू एरिया ऑफ सफ़ियर 4πr² होता है, तो ये वैल्यू आप पुट कर दें. और उसके बाद आप ये जब तमाम वैल्यूज़ इसको थोड़ी अरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू, और 1/4πε0 r² इंटू क्यू इंटू आर हो जाएगा. ये कैसे आ गया, जब आप इस फार्मूले में पुट करते हैं. v = ED भी आप जहन में रख सकते हैं. यहाँ d का मतलब क्या है, इस रेडियस के बराबर है. तो ये आपने ER पुट किया तो आपके पास आ गया, इसी को रीअरेंज किया तो हमारे पास आ जाता है q/4πε0 r. ठीक है. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन के दौरान, ये वाला r इस r² से कैंसिल हो जाएगा. तो इस वजह से इस r को आपने नहीं लिखना, ये जो ऊपर आपको r नज़र आ रहा है सिर्फ न्यूमरेटर में आपने r को दोबारा लिख लिए. तो सो वी कंक्लूड दैट आउटसाइड द नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर द पोटेंशियल विल बी द सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज. ठीक है. और अगेन अगर इस केस में भी अगर आप इनसाइड मालूम करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई डिफरेंट होगा, तो हमने जस्ट आउटसाइड पे एक पॉइंट ले लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसको हम पहले भी कर चुके हैं. इक्विपोटेंशियल लाइन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर दोज लाइंस व्हिच पास थ्रू दोज पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल हैज कांस्टेंट वैल्यू और द सेम. For example, for a single isolated point charge, equipotential lines are concentric circles with the point charge as their center, because V is equal to KQ/R. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. ऑल दोज पॉइंट्स ऑन द सरफेस विच हैव द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड form an equipotential surface. For a single isolated charge, equipotential surfaces are concentric spheres around a point charge with their centers at the point charge. याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल 2 डायमेंशनल होता है और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो 3 डायमेंशनल होता है. क्वेश्चन नंबर 9, कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर. No, two different equipotential lines can never cross each other. देखते हैं अगर वो क्रॉस करती तो क्या क्या हो सकता था. If they cross each other, they will have two different values of the potentials at the same point, which is not possible. आप जब कहते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल लाइंस डिफरेंट हैं, अगर वो डिफरेंट पोटेंशियल लाइंस क्रॉस करती हैं तो जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी
तो अगर उस पे ऑब्वियसली दोनों के जो है एक ही पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू होगी पोटेंशियल की, अगर वो क्रॉस कर जाती हैं एक पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाती हैं तो वो इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं रहती। तो इस वजह से इक्वी पोटेंशियल का मतलब ये है कि वहाँ पे पोटेंशियल इक्वल रहे और जब क्रॉसिंग होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा एक ही पॉइंट पे। सो नंबर 1 तो ये रीज़न है। अच्छा, नंबर 2, इक्वी पोटेंशियल लाइन्स क्रॉस ईच अदर। अगर क्रॉस करती भी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इनका बड़ा क्लोज रिलेशन है। अगर आप इक्वी पोटेंशियल लाइंस आपने ड्रॉ की हैं तो जो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगी। तो जब आप इक्वी पोटेंशियल लाइंस क्रॉस करेंगी तो ऑब्वियसली उनके करस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी क्रॉस करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, और ये आप जानते हैं कि किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है एक वेक्टर की एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है। सो फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज v is equal to kq over r, v is directly proportional to 1 over r. As different equipotential lines have different distances from the center, so these can't cross each other. एक रेडियस की लाइन लगाएंगे तो वो नीचे है, तो दूसरे रेडियस की वो उससे ऊपर होगी, तीसरे की उससे ऊपर होगी। तो ये रेडियस डिफरेंट जब होंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ये हमने जस्ट इसको पॉइंट चार्ज के केस में एग्जांपल के तौर पे दे लिया। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर हैज अ लार्ज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इज रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर्स, व्हाई? देखिए, हम किसी भी उस मटेरियल को प्रेफर करते हैं जिसकी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, या रिलेटिव परमिटिविटी भी आप कह सकते हैं। याद रखिएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ये दोनों एक ही वर्ड है। अच्छा, जिसके लिए ये ज़्यादा होता है तो हम उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, इंक्रीज कर जाती है। अब जो वाटर है उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पर 80 होता है, जो कि अच्छा खासा हाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको हम कैपेसिटर्स में यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसकी रीजंस आपसे पूछी गई हैं। तो रीजंस देखिएगा, आप सब जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू ईच अदर, ठीक। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलराइज्ड, but they are not at rest and cannot induce charges to produce electric field like dielectric. The motion of the water molecule varies the capacity of capacitor continuously. Therefore, water cannot be used as dielectric in capacitor. देखिएगा, आपने इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में पढ़ा था कि जो डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। यहाँ पे जब वाटर के मॉलिक्यूल पोलराइज होते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो रैंडमली मूव भी कर रहे होते हैं। जब रैंडमली मूव करेंगे तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी कोलिजन की बेस पे वो चेंज हो जाए। अगर वो चेंज हो जाती है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होने से ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के दरमियान जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रही थी, मुमकिन है वो अब एक दूसरे को कैंसिल ना कर पाए उस तरह से। तो इस तरह से उसके जो हर डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैंसलेशन है वो अप्लाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो चेंज होती रहती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इस तरह से वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होती है। अच्छा, सेकंड, आप ये भी जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद डिसोसिएट होते रहते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो आयंस की वजह से वहाँ पे कंडक्शन भी हो सकती है, और हम इंसुलेटर को कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, जो है कंडक्टर को नहीं रखते। थर्ड पॉइंट, इट कैन आयोनाइज द प्लेट्स और एनी सॉल्ट विद इन द कैपेसिटर। ये उन प्लेट्स को भी या उन कैपेसिटर के अंदर जो सॉल्ट वगैरह उसको आयोनाइज कर सकता है। तो इस तरह से इन तीन रीजंस की बेस पर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वाटर को हम यूज़ नहीं करते कैपेसिटर्स के दरमियान। A capacitor is connected in series with a resistor and charge. Explain why the potential difference across the resistor decreases with the time during charging.
एक रेजिस्टर और कैपेसिटर, जैसे कि आपने आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा था, ये उसी की बात ही की जा रही है कि दोनों को कनेक्ट कर दिया गया सीरीज में। तो अब चार्जिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे जो चार्जिंग स्टार्ट होती है, वाई द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, लेट द बैटरीज कनेक्टेड टू द चार्ज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर through electric resistor. Initially charging of uncharged plates takes place rapidly. ठीक है, पहले रैपिडली क्यों होगा? क्योंकि बैटरी से कैपेसिटर की प्लेट की तरफ चार्ज इजीली मूव करेंगे। रीज़न क्या है? कैपेसिटर की प्लेट पे अभी चार्ज मौजूद नहीं था, लेकिन जब कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज कम्युलेट होना शुरू कर देते हैं तो फिर वो अपकमिंग चार्जेस को रिपेल करते हैं, जिससे जो सर्किट की वायर्स के अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्जेस है वो कम हो जाता है, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही को बेसिकली करंट कहा जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस तरह से, चूँकि ओहम्स लॉ V = IR होता है, एज R तो कांस्टेंट ही होता है, जब I डिक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो है वो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो रेजिस्टर के अक्रॉस है वो चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, sketch the graph of potential difference against time for discharge of a capacitor and charging of a capacitor, in discharging of a capacitor and charging of a capacitor के दरमियान। अच्छा, आप ये बेसिकली मैंने पिछली डायग्राम को ही यहाँ पे दोबारा बना दिया है, आपको इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सब जानते हैं कि Q = Q0 e⁻⁻t/RC होता है। अब हमें चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं कहा गया, हमें कहा गया है पोटेंशियल वर्सेस टाइम का। तो आप सब जानते हैं कि Q = CV होता है। तो इस लिहाज से आप इसी इक्वेशन को जो मैं बोल रहा हूँ वैसे चेंज कर दीजिएगा कि बोथ साइड्स पे आप पुट कर दें। लेफ्ट साइड पे बन जाएगा CV इज, और राइट साइड पे बन जाएगा = CV0 e⁻⁻t/RC। C बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास V = V0 e⁻⁻t/RC। तो अब आपने इस ग्राफ में भी थोड़ा सा चेंज करना है। ग्राफ में क्या चेंज करना है कि जहाँ जहाँ पे यहाँ पे मैंने Q0 लिखा है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या लिख देना है V0, और यहाँ पे जहाँ पे Q लिखा है यहाँ पे आप लिख देंगे V, और बाकी ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो चार्ज की जो वो ग्राफ की जो स्केचिंग है उस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता यहाँ पे एक स्टेप मुझसे मिसिंग हो गया है, वो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया, वो आपने लाजमी नोट कर लेना है कि यानी इसको जब आप दोबारा इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास V = V0 e⁻⁻t/RC बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का आप ग्राफ पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे। अबव इक्वेशन को सबसे पहले आपने कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ Q की जगह पे आ जाएगा V और इसकी जगह पे आ जाएगा V0, ठीक है। अगेन जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें Q की जगह पे V और Q0 की जगह पे V0 आप रिप्लेस कर देंगे, बाकी ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, compare the formula for the capacitors in series and parallel with those for series with those for resistors in series and parallel। देखिए, आपने जब सीरीज कम्बिनेशन में डेरिवेशन की है मुकम्मल तौर पे कैपेसिटर्स के केस में, वो आती है 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जब रेजिस्टर के केस में आपने प्रीवियस क्लासेस में की थी तो याद रखिएगा वो इससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज बेसिकली सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, यानी RE = R1 + R2 + R3, whereas the reciprocal of the equivalent capacitance is equal to the sum of reciprocal individual capacitances, ठीक है। तो इस तरह से, और बिल्कुल सेम बात आप पैरेलल कम्बिनेशन में, पैरेलल कम्बिनेशन में आपने अभी लेक्चर्स में पढ़ा है कि CE = C1 + C2 + C3
लेकिन जो रेजिस्टर के केस में आप देखेंगे तो वो इसके बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा कि जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो अगर आप देखें तो ये कैपेसिटर का जहाँ पे फार्मूला रेसिप्रोकल का था वहाँ पे रेजिस्टर का सीरीज में आ गया, जहाँ पे कैपेसिटर का सीरीज में था वहाँ पे जो है रेजिस्टर्स का रेसिप्रोकल में आ गया। तो आप किसी एक जो है फार्मूले को याद रख लें और दूसरा जो है जब न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करने लगे तो उसके से ज़रा डिफरेंट कर दें, उसके अपोजिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन व्हाई कैपेसिटर्स आर ऑफ लिटिल यूज for the storing of energy for normal domestic purposes of lighting, heating and so on। कैपेसिटर्स जी देखिएगा, देखिए कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर तो करता है, तो पूछा ये गया है कि जो नॉर्मली घरों में हम कैपेसिटर को ही क्यों नहीं यूज़ करते। फॉर एग्जांपल यूपीएस में हमने बैटरी के ज़रिए ही एनर्जी को क्यों सेव किया है, हमने वहाँ पे कैपेसिटर के ज़रिए क्यों नहीं सेव किया। तो रीज़न देखिएगा, capacitors are of little use for storage of energy for normal domestic purposes due to following reasons। Number 1, there is a limit of charge which can be stored on plates of a capacitor during its charging। यानी कि कैपेसिटर आप जानते हैं कि हर कैपेसिटर की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, और वो लिमिट यूजुअली इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना कि आप बैटरी में जिस तरह से आप स्टोर करते हैं एनर्जी को। जब याद रखिएगा, जब आप चार्ज को स्टोर करते हैं तो आप अपने जहन में रखा करें कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो चूंकि लिमिट ऑफ चार्ज कम है तो आप कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एनर्जी जो कि कैपेसिटर में स्टोर होती है वो भी कम है। नंबर 2, एज द चार्ज कैपेसिटर्स is connected to a load, these potential difference cannot remain constant across the ends of a capacitor for a long time। देखिए, जब बैटरी के साथ आप रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रखती है उस रेजिस्टर के अक्रॉस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके बरक्स अगर आप एक कैपेसिटर के अक्रॉस एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दें तो जो कैपेसिटर चूँकि क्विकली डिस्चार्ज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द बैटरीज, तो उस वजह से फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा देर तक जो है उस कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं रख पाएगा। नंबर 3rd पॉइंट, energy stored in a capacitor is very small as compared to that of a battery। ये बेसिकली उसी पॉइंट 1 से मैंने आपको बात बता दी थी कि जब आप कैपेसिटर में चार्ज कम स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एनर्जी भी बैटरी की निस्बत कम स्टोर हो रहा है। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, क्वेश्चन नोट कर लें। इंशाल्लाह कल से जो है वो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।